चलो मालिक, और बात को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। और जैसा कि मैंने कहा था कि मेरा तब तक चैप्टर अधूरा है जब तक कि मैं उसकी प्रैक्टिस ना कर लूं। तो आइए, यहां पर हमारे साथ में क्वेश्चन आंसर की बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ट्रैकिंग आईडी आधे बच्चों कल जा चुकी थी, ट्रैकिंग आईडी बाकी आधे को आज जाएगी, 10 बजे तक चली जाएगी, संदीप ने मुझे बताया है वैसे करके। तो यह है आपका बहुत ही सुंदर सा क्यूट सा क्वेश्चन आंसर की बुक। एंड इसमें हम क्या देख रहे हैं भाई साहब, एक हार्ड कॉपी पकड़ा दे रहे मुझे बाहर से, हार्ड कॉपी पकड़ा दो बाहर से क्वेश्चन, या हाँ ही पकड़ा दो हार्ड कॉपी जो है क्वेश्चन आंसर की ना। तो यहां पर एक काम करता हूं, एक दो क्वेश्चन मैं लिख के दिखाऊंगा और उसके बाद फिर क्वेश्चंस के आंसर आप लोग लिखेंगे। क्या है भाई? ये रहा, यहां से आपका चैप्टर शुरू हो जाता है मालिक। और इसमें जो बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन है, शानदार शानदार से, उन्हें मैं करूंगा। और पहला क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं वो इस तरीके से है। ये आपके पास्ट में आ चुका है, यहां लिखना रह गया है, लेकिन ये आपका पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है। ये मैंने हर क्वेश्चन का सोर्स लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कहां से लिया गया है, ठीक है। और अगर सोर्स नहीं है तो वो मेरा अपना खुद का क्वेश्चन है। स्टार्ट करें। सर एक डाउट है, बाबा की बूटी जो लिखा था क्या वो हमको भी चार्ट पे लिखना है? हाँ लिख लो, क्या दिक्कत है, मतलब जो मैंने लिखवाया तो आप लिख लो उसे। शिवानी कुमारी कौन से सर से? अरे मोहिनी आ जा। चलो जी स्टार्ट करें बाबू, सब ऑल गुड ना? ऑल गुड, ऑडियो वीडियो फाइन? इसमें क्या हुआ बोलो उससे, ठीक है जी, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। एंड तो मिसेस ऑल गुड ना बाबू, बताइए, लेट्स स्टार्ट। हाँ सर ओके। तो मिसेस प्रगति रिसीव्ड, आप ये मत देखना कि ये जो क्वेश्चन है इसका जो लाइक आंसर टैली करा दिया मैंने। मैं यहां जो लिखवा रहा हूं ये आंसर टैली करने के लिए नहीं लिखवा रहा हूं, आंसर तो आपको आता है। मैं दावे से कहता हूं, इट्स माई प्रॉमिस, इस पूरे चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन आईसीआई स्टडी मटेरियल पास्ट एग्जाम क्वेश्चन एमटीपी आरटीपी के हैं। एक बात ध्यान से सुनिएगा, मेरे जो पास्ट में आई हुई एमटीपी आरटीपी होती हैं, आई रिपीट, जो पास्ट में आई हुई आरटीपी एमटीपी और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं, जनरली उन्हें अपडेटेड स्टडी मटेरियल जो इंस्टीट्यूट का है उसमें शामिल कर लिया जाता है। तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपके अपडेटेड आईसीआई मटेरियल से उठाए हैं। तो वहां से उठाने का मतलब यह है कि उनके अपने खुद के क्वेश्चन एमटीपी आरटीपी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सब उसके अंदर शामिल हो चुके हैं आपके, ठीक। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप मुझसे यहां उस आर्ट को सीखने की कोशिश करना कि हमें लिखना कैसे होता है। आंसर तो हर क्वेश्चन का पता है आपको, लिखना कैसे, हाउ टू राइट, हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन, वो पूरा फ्रेम क्या है, उस फ्रेम को समझना, ठीक। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस। और मैं आपको बताऊं, भगवान झूठ ना बुलाए, आप चाहो तो अपने ये जो बुक है ना, बुक के शुरू में ही लिख लीजिएगा कि जो आपके लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखो भाई जो एमसीक्यू है वो तो है ही है, शुरू बुक के शुरू में क्वेश्चन आंसर वाले में लिख लो, चाहे कोई सी वाले में लिख लो, जो आपको ठीक लगे उसमें लिख सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन आंसर वाले में लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यहां एक पेज ऐड कर देता हूं अपने लिए, है ना। क्या लिखना है, क्वेश्चन आंसर वाली बुक में शुरू में ही लिख देना, बुक के शुरू में ही लिख देना। छोटी सी बातें, 2-4 बात लिखवा रहा हूं मैं आपको, उसे लिखना प्लीज, ठीक है। यस सर। तो लिखना यह है कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपके लिए आएंगे
वो कैसे कैसे आएंगे। देखो भाई, जो एमसीक्यूज हैं वो तो है ही है, नो डाउट, उसमें तो कुछ करना होता भी नहीं, कोई प्रेजेंटेशन या राइटिंग प्रैक्टिस जैसी बात होती है नहीं उसके अंदर, ठीक है। एक आते हैं आपके लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्टिव को थोड़ा और अच्छा नाम देता हूं मैं यहां पर आकर, थ्योरी क्वेश्चन। थ्योरी क्वेश्चंस का आंसर लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। एंड उसके बाद में आते हैं अपने केस स्टडी टाइप क्वेश्चन, और फिर आते हैं आपके यहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। लेकिन यहां के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे वो वैसे नहीं होंगे जैसे कि वो होता है ना आपका अकाउंट्स में होते हैं, एफएम में होते हैं, उस टाइप के टिपिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन वैसे नहीं होते हैं। वो कहीं ना कहीं लॉ को ही आपसे पूछ रहा होता है कि भाई आपको लॉ की जानकारी है या नहीं है, ठीक है जी। तो इसमें जो केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर करने के लिए आपको दो हेडिंग बनाने हैं। पहला हेडिंग बनाएंगे आप लोग रेलिवेंट प्रोविजन। रेलिवेंट प्रोविजन कह सकते हैं, या आप इसको एक और नाम दे सकते हैं लीगल प्रोविजन, जो आपको ठीक लगे, जो आपको सूट करता हो। पहला हेडिंग आपका ये आएगा। मतलब क्या है कि जब मैं किसी क्वेश्चन का आंसर, मतलब क्वेश्चन को पढ़ रहा होता हूं तो आंसर मुझे पता होता है, लेकिन उसका आंसर किन किन लीगल कंटेंट पर टिका हुआ है, किन किन बातों पर वो आंसर टिका हुआ है। तो उन बातों को, जो लॉ की बातें हैं, उनको पहले मैं यहां पर लिख लूंगा। कोई डेफिनेशन है, कोई प्रोविजन है, जो भी है, लीगल कंटेंट यहां आ जाएगा। और उसके बाद दूसरा हेडिंग बनेगा एनालिसिस एंड कंक्लूजन। जब भी आपको केस स्टडी टाइप क्वेश्चन दिखाई देंगे, उसका आपका आंसर इन दो हेडिंग्स के फ्रेम में आएगा। ऑलवेज, ऑलवेज एंड ऑलवेज। क्वेश्चन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इस तरह से आएगा। पहले लीगल या रेलिवेंट प्रोविजन रखे सामने, उसके बाद फिर जो गिवन सिचुएशन है उसके साथ आपने उसका सॉल्यूशन बनाकर दे दिया। कैसे, मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये बातें कभी इस तरीके से समझ नहीं आती थ्योरेटिकली। जब हम प्रैक्टिस 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 करते जाते तो एक दिन वो अपने आप हमारे दिलो दिमाग में आ जाता है। ऐसे मानना आज मैं आपको गाड़ी चलाना सिखा रहा हूं तो एक दिन में तो सिखा नहीं सकता ना भाई, मुझे भी समय लगेगा सिखाने में, आपको भी सीखने में समय लगेगा, तो आ जाएगी। लेकिन ये मेरा वादा है आपसे। तो गाड़ी सीखने के समान होता है, लिखना कैसे है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होते हैं, अक्सर आपने ये पैटर्न अपनाया होगा कि पहले एक सॉल्यूशन यहां पर बना दिया जाता है, और सॉल्यूशन की टेबल बनाने के बाद फिर उसके वर्किंग नोट आते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3, ऐसे करके यहां पर मेन सॉल्यूशन की टेबल आ जाती है कि स्टेटमेंट ये वो फलाना ढिमका। ऐसे शायद आप अपने अकाउंट्स में या बाकी की सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते होंगे। ये तरीका परमिटेड है। लेकिन मैंने, हमारे जो पीछे ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स बच्चे ला चुके हैं, तो मैंने उनका इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में 10 में से 7 बच्चों ने एक बात बोली जो मुझे एकदम दिमाग में बैठ गई कि यार बात तो ठीक कह रहा बच्चा। उन्होंने क्या किया था कि ये जो सॉल्यूशन यहां पर बना रहे हैं, इनकी टेबल थोड़ी बड़ी बनती है। आप कहोगे तो मैं ऑल इंडिया एवर हाईएस्ट मार्क्स जो आए हैं सीए के अंदर आईडीटी में, उसकी कॉपी मेरे पास में भी है बच्चे की, उसके 92 मार्क्स थे आईडीटी में, तो वो भी मैं शेयर कर सकता हूं कि बच्चे ने कैसे अपनी प्रेजेंटेशन दी है। तो वो क्या करता है बच्चा कि यहां पर वो मेन सॉल्यूशन वो अपना बना रहा है, और जो यहां पर्टिकुलर्स अमाउंट वगैरह आते हैं, तो पहली ट्रांजैक्शन लिखी, यहां लिखता चला गया कि इसका सॉल्यूशन ये होगा, और इसका वर्किंग नोट यही इनबिल्ट करके दे रहा है बच्चा। वर्किंग नोट को फुटनोट में ना ले जाकर, बाद में ना ले जाकर, वहीं के वहीं लिख रहा है। आप मुझे बता सकते हो इससे क्या फायदा होगा? फिर दूसरी ट्रांजैक्शन आई, दूसरा पॉइंट आया, उसका सॉल्यूशन लिखा और साथ में वर्किंग नोट भी उसका वहीं पर चिपका दिया। इसके 2-3 फायदे होते हैं। पहला फायदा यह है कि देखिए आपका समय कम लगेगा इस पैटर्न पे। वो कैसे भला? क्योंकि जब आप ये मेन सॉल्यूशन यहां पर बना रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लीगल कंटेंट आपके बैक में चल रहा है, जिसके दम पर आप अपना आंसर लिख रहे हैं, तो वो आपको सोचना तो पड़ता ही है ना कि इसको भाई मैं ट्रांजैक्शन को प्लस करना है, माइनस करना है, इग्नोर करना, जोड़ना, घटाना, जो भी करना है, कुछ ना कुछ बैक में चल रहा होता है। वहां से आवाज आती है, उसके दम पर आप यहां लिखते हो। तो एक बार तो साइकिल घुमानी पड़ गई लीगल कंटेंट की। फिर जब वर्किंग नोट लिखने बैठोगे,
फिर से आपको वही चीज दोहरानी है और दोहराने के बाद फिर आपको वहां पर वो चीज लिखनी होती है। इस तरह से आपका डबल टाइम कंज्यूम होता है। आप अगर इस काम को यहीं पर कर देते हैं हाथ के हाथ, तो एक तो जो मेन सॉल्यूशन आपका आना है उसमें आपके गलत होने के चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि आप वर्किंग नोट को हाथ के हाथ वहीं लिख रहे हो। तो जो दिमागी कैलकुलेशन थी, जो साइकिल थी सॉल्यूशन बनाने वाली, वो आपकी साइकिल इस वाले केस में सिर्फ एक बार ही घुमानी पड़ती है, ना कि 2 बार। तो इससे आपकी टाइम की बचत होती है, आपका सॉल्यूशन करेक्ट आता है और हाथ के हाथ चीजों को आप निपटा रहे होते हो। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे ऐसे करके। अब सी इंस्टीट्यूट कौन से सॉल्यूशन को मानता है? आप स्टडी मेटेरियल को देखेंगे, उसमें 50% न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर रखे कि वर्किंग नोट बाद में है, और 50% न्यूमेरिकल क्वेश्चन उन्होंने इस तरीके से सॉल्व कर रखे हैं जिसमें आपका वर्किंग नोट इनबिल्ट दे रखा होता है। तो मैं प्रेफरेंस इसको ज्यादा देके चलता हूं, और ये 50-50 का रेशियो इसलिए आ रहा है क्योंकि ICAI अपने सॉल्यूशंस को धीरे धीरे यहां से इधर से इस फेज में लाकर शिफ्ट कर रही है। तो हर बार जो स्टडी मेटेरियल आता है, कभी 20% शिफ्ट हो गए, फिर 30%, ये वो, एक दिन आप पाएंगे कि 100% उनका पैटर्न ये वाला यहां पर हो जाएगा। इसलिए मुझे अच्छा भी लगता है और मैं इसी को प्रेफरेंस देके चलता हूं। और मैं आपको कभी लगेगा मौका तो मैं आपको, जिसमें 92 मार्क्स आए हैं बच्चे के, नितिन जैन, AIR रैंक 2 थी उसकी, और ऑल इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स थे IDT के अंदर, उसकी कॉपी में दिखाऊंगा। उसके सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर वर्किंग नोट इनबिल्ट यहां पर दिए गए हैं, वैसे करके। ठीक, अच्छा जी। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आती है तो हमारे जो एक्शंस होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? एक्शंस जो होंगे हमारे, या तो हम किसी ट्रांजैक्शन को प्लस कर रहे होते हैं, कोई अमाउंट में दे रखा है, या हम उसे माइनस कर रहे होते हैं, या हम उस अमाउंट को जो गिवन है उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। 3 में से ही हमारा कोई एक एक्शन यहां निकल के आता है। एम आई राइट? यस सर। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? कोई ना कोई तो मुझे बैकएंड से यहां से आवाज दे रहा होगा ना कि भाई इसे जोड़िए, घटाइए या इग्नोर कीजिए, कुछ नहीं करना इसका। तो जो बैकएंड से जो मुझे आवाज दे रहा है, उसी आवाज को, उसी बैकएंड को आपने यहां वर्किंग नोट में लिखना होता है। इंटरमीडिएट का बच्चा घबराता है, वर्किंग नोट कैसे लिखूं, हाय हाय वर्किंग नोट कैसे लिखूं, क्या ये कोई रॉकेट साइंस है, अलग से मुझे कोई कोचिंग नहीं पड़ेगी इसकी? नहीं, आप बिल्कुल जितने देसी रहेंगे ना, आप जितने सरल रहेंगे आप, उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। अंग्रेज मत बनिए, एकदम सरलता से लिखिए, भोलेपन से लिखिए एकदम, कि भाई मैंने ये जो जोड़ा है, घटाया है, इग्नोर किया है, मेरे दिमाग में ये बात आई थी इसलिए मैंने ऐसा यहां पर कर दिया, बस, और कुछ नहीं करना आपने। बैकएंड को लिखना है वर्किंग नोट के तौर पर आकर। ठीक है, और केस स्टडी में 2 हेडिंग ऑलवेज दिमाग में छाप लीजिए कि जिस दम पर, जिस बेस पर आप अपना सॉल्यूशन देने के लिए जा रहे हैं, अपना कंक्लूजन देने जा रहे हैं, वो बेसिस क्या क्या हैं उनको पहले लिख दीजिए, लीगल कंटेंट को, उसके बाद गिवन सिचुएशन को यहां पर एनालाइज कर दीजिए। थ्योरी क्वेश्चन तो खैर यूं ही हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप बचपन से लिखना भी जानते हो, लेकिन मेन प्रेजेंटेशन पार्ट आता है इनके अंदर। तो मुझे बिना किसी देरी के अब यहां पर क्वेश्चन को पढ़ के उसका सोल्यूशन लिख देना चाहिए। तो मुझे बार बार वहां पर नहीं आना पड़ेगा, तो मैं काम करता हूं, मैं अपने पास हार्ड कॉपी में खोल लेता हूं क्वेश्चन, और मेरे सामने अभी जो क्वेश्चन आ रहा है यह है फर्स्ट का 7th नंबर। फर्स्ट का 7th नंबर निकालने जरा, कौन सा है भाई? फर्स्ट का 7, ये प्रगति। आप अपनी बुक में पढ़िएगा, मैं मेरी बुक से पढ़ता हूं यहां से ना। प्रगति रिसीव्ड लीगल सर्विसेज फॉर हर पर्सनल प्रॉब्लम। क्वेश्चन को पढ़ते समय बस आप ये पता रखिएगा कि इसमें लीगल कंटेंट कौन कौन सा यूज होगा, बस ये मैं पूछूंगा आपसे। ठीक है, और बाबू मेरे अभी इनिशियल फेज में आप ये बिल्कुल ना सोचे कि मैं गाड़ी को 150 की स्पीड में भगाऊंगा। अभी तो स्टीयरिंग संभालना सीख जाओ, वही बड़ी बात है। समय ज्यादा लग जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमें वो आर्ट, वो कला पकड़नी है कि मुझे लिखना कैसे होगा। प्रगति रिसीव्ड लीगल एडवाइस फॉर हर पर्सनल प्रॉब्लम्स, अच्छा, एंड पेड 1000 पाउंड एज अ लीगल फीस टू मिस उन्नति ऑफ यूके लंदन। जो बहुत ही बेहतरीन और स्मार्ट बच्चे होते हैं वो ऑलवेज क्या करते रहते हैं, रफली क्वेश्चन को समराइज कर लेते हैं, जिससे कि एक बार में क्वेश्चन समझ में आ जाता है। तो क्वेश्चन पढ़ना भी अपने आप में कला है।
तो पढ़ने वाली स्टेज पर आपको क्या करना है कि भाई यहां पर ये प्रगति है, तो ये प्रगति शॉर्ट हैंड में लिखेंगे प्रगति, ताकि मुझे समय कम लगे। और इन्होंने बाहर से कहीं से सर्विसेज ली हैं, इंपोर्ट करी हैं, यूएसए से ली हैं, और वहां पर कौन है, उन्नति, उन्नति बैठी हुई है वहां पर, ठीक है। एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए, ये है पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए, लंदन यूके में, यूएसए नहीं यूके में है वो बैठी है यूके में, ठीक मालिक। एक्सप्लेन वेदर द अबव एक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 इफ इन अबव केस, आगे और भी है, इफ इन अबव केस बोथ ऑफ देम आर रियल सिस्टर्स, अच्छा, एंड नो कंसीडरेशन इज पेड, देन व्हाट विल बी योर आंसर। अच्छा, अगर वो सगी बहनें हुई और कोई एफओसी फ्री वाली ट्रांजैक्शन हुई तो क्या होगा, पहली ट्रांजैक्शन फर्स्ट वाली पेड थी, ठीक है। फर्दर, इन द अबव केस इफ बोथ ऑफ देम आर रियल सिस्टर एंड प्रगति रिसीव्ड लीगल एडवाइस फॉर हर बिजनेस एंड शी डजंट पे एनी कंसिडरेशन, देन व्हाट विल बी योर आंसर। तो प्रैक्टिकली ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके, राइट। अब इसका आंसर आपको पता है या नहीं पता है, पहले मुझे बताइए यहां पर लीगल कंटेंट क्या क्या है, मतलब वो कौन कौन सा मसाला है जिसकी जरूरत यहां पर पड़ने वाली है फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। इतना बता दो आप मुझे, बताइए, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप कोशिश करें प्लीज। कंटेंट क्या क्या आएगा, लीगल कंटेंट जिसके बेस पर मेरा आंसर निकल के आएगा। नंबर 1, इसमें मुझे बताना पड़ेगा कि जब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का लीगल प्रोविजन क्या है जो पेड वाली हैं, राइट। मुझे बताना पड़ेगा कि जब इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्री में करते हैं तो उसका लीगल प्रोविजन क्या है, पर्सनल हो या बिजनेस हो, जैसे मर्जी हो, वो वहां पर मुझे बताना पड़ेगा। साथ में जो कि बहनों की बात हुई है, तो मुझे यहां पर जो फैमिली की डेफिनेशन है उसको भी कोट करना पड़ेगा, उसकी मुझे जरूरत पड़ेगी कि क्या ये फैमिली मेंबर्स हैं या नहीं है, क्योंकि अगर ये फैमिली मेंबर्स हैं तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बनेंगे, अदरवाइज ये नहीं बनेंगे। कुछ और ऐड करना है लीगल कंटेंट में, किसी और प्रोविजन की जरूरत पड़े तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मुझे जो समझ में आ रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्री वाली, पेड वाली और फैमिली, ये 3 चीजें मुझे लीगल कंटेंट में लिखनी होंगी। संदीप देखना आज जी, ये देखना यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा रुक गया है, इसको एक जरा ये चेक करते रहा एक बार जरा, क्योंकि ये बच्चे कभी शांत कहाँ बैठते हैं, अगर चैट रुक जाए तो मतलब मुझे लगता है कि मैं घबरा जाता हूँ, हो सकता है बच्चा भेज ही ना रहा हो, पर मुझे लग रहा है ऐसा। तो मैं इसका आंसर लिखता हूं मालिक, और इसके लिए आप अपना रजिस्टर निकालेंगे, प्रॉपर तरीके से उसमें हेडिंग बनाएंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे साहब, ठीक है जी। चैप्टर है सप्लाई का, और ये है हमारा Q&A, आंसर, राइटिंग, प्रैक्टिस। सर स्पेस लीव करना है क्या हमारे में, हाँ आप ठीक है। देखिए वीडियो में आज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहे तो ध्यान दीजिएगा, आज फेस्टिवल है, फेस्टिवल पे इंटरनेट जो होता है थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, आपको ध्यान है लास्ट टाइम क्या हुआ था। तो यहां क्लास नहीं रुकेगी, ये फैक्ट है, मेरी आवाज नहीं रुकेगी, ये फैक्ट है, लेकिन वो आपकी स्पीड जो है ना, वो मेरा तो वाईफाई है, मेरे यहां तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे यहां तो 200 MBPS की स्पीड है, आपके एंड पे इंटरनेट स्पीड फ्लक्चुएट करेगी। जी सर, अच्छा जी, तो यहां पर आते हैं, बात करते हैं मालिक, और ये तो क्वेश्चन है मेरा फर्स्ट का 7। तो एक काम करें आप लोग ना, मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। तो मैं लिख रहा हूं रेलिवेंट प्रोविजन, मेरे साथ साथ लिखना, मतलब ऐसे नहीं कि मैं ही लिखता रहूं और आप नोट करते रहें, ऐसे नहीं है। ये तो ऐसे हो गया कि मैं आपको ले गया था गाड़ी सिखाने के लिए और गाड़ी बैठ के मैं ही चला रहा हूं, आप बराबर बैठ के बस देख रहे हैं, ये नहीं करना आपने। आप स्टीयरिंग पर बैठिए, मुझे गाइड करो कि यार थोड़ा सा मैं भी दो मिक्स करके, समझ रहे आप मेरी बात। तो स्टीयरिंग को आप खुद पकड़ना सीखो, जब तक नहीं पकड़ोगे तो कैसे सीखोगे। तो रेलिवेंट प्रोविजन, थोड़ी मदद करते रहो आप लोग मेरी।
गलती नहीं होने दूंगा, कहीं पर ब्रेक मारने होंगे तो मार दूंगा, कहीं पर स्टीयरिंग टर्न करनी होगी टर्न कर दूंगा, लीगल रेलिवेंट प्रोविजन। तो इसमें आता है आपका, मेरे माइंड सेट है, मुझे 3 बातें लिखनी है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ऑफ CGST Act 2017, where there is an बिल्कुल देसी import of service for a consideration, जब input of service होती है for a consideration, then it will always be called as supply of service, even though it is used for business purpose or पर्सनल पर्पस। ये लैंग्वेज आईसीआई की है क्या? ये लैंग्वेज मेरी किताब की है क्या? ये लैंग्वेज क्वेश्चन आंसर की है? बताइए, ये किसकी लैंग्वेज है? ये मेरी लैंग्वेज ये मेरी लैंग्वेज है। अभी मैं सिखा रहा हूं आपको, फिर आप लिखेंगे। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको लिखने के लिए दूंगा रेलिवेंट प्रोविजन। तो पहले मैंने लिख दिया यहां पर आकर ये, और आप चाहो तो इनके हेडिंग भी बना सकते हो। इंपोर्ट ऑफ सर्विस पेड। दूसरा, एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ऑफ CGST Act 2017 read with शेड्यूल 1। यही था ना, जो 4 FOC सप्लाईज थी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट वाली थी, उनमें शेड्यूल 1 की बात थी। तो मैंने सेक्शन 7 के साथ शेड्यूल 1 को जोड़ दिया है। वेयर there is an import of service, अगर कोई सर्विस हम इंपोर्ट कर रहे हैं for free of cost, then it will also be treated as a supply subject to the following conditions। आप ये भी देख रहे हैं साफ सुथरी लैंग्वेज आ रही है। राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग भी साफ सुथरी है ना, कोई काटपीट नहीं है, एक एक शब्द क्लियर है। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। नंबर 1, सच import of service made from any
related party and such import of service should be for बिजनेस पर्पस ओनली। कुछ ऐसा तो नहीं लिखा मैंने जो आपको ना आता हो? कुछ छूट तो नहीं रहा? जरा दिमाग, सिर्फ लिखना ही नहीं, आपको दिमाग भी अपना ना बिल्कुल अलर्ट मोड पे रखना है, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। इज इट इंपॉर्टेंट टू राइट सेक्शन नंबर? बताता हूं इसके बारे में भी। सेक्शन नंबर लिखना कितना जरूरी है अभी बात करते हैं, पहले इसका आंसर लिख लेते हैं हम लोग ना। अच्छा, और क्या है, और कौन सी जरूरत पड़ रही थी इसमें? फैमिली की डेफिनेशन की। हाँ, तो यहां लिखेंगे एज पर सेक्शन नंबर 2। अब इसका आगे क्लॉज नहीं पता मुझे, आगे क्या था, बट 2 ही नंबर याद है मुझे। सेक्शन नंबर 2 ऑफ CGST एक्ट, फैमिली मीन्स, बताइए, जो फैमिली की डेफिनेशन पढ़ रखी थी उसे अपने शब्दों में लिखना है। क्या क्या था वैसे, याद है? हम दो हमारे दो, ये याद रहेगा। यही वो चीजें हैं, हम दो हमारे दो, आपको याद रखवाएंगी। सबसे बेहतरीन चीज है कि समझ में आने के साथ साथ आपको याद होना चाहिए। लैंग्वेज तो अपने आप बना दोगे यार, मैं आपको 10 दिन में ऐसा बना दूंगा आप कि कुछ भी लिख सकते हो, वो याद होना चाहिए। याद ही नहीं तो लिखोगे क्या? हम दो हमारे दो, तो इसमें लिखेंगे मीन्स क्या है, स्पाउस एंड किड्स, है ना। हम दो हमारे दो, ऑलवेज अपने शब्दों में बी द पार्ट ऑफ फैमिली विदाउट एनी कंडीशन। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। दीक्षा जैन, दीक्षा जैन, दीक्षा जैन तो AIR 1 आ गई इसकी, तो अब कहां से दीक्षा जैन दोबारा? दूसरा, एंड ब्रदर सिस्टर, और कौन? ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, यही तो था ना, आउटर सर्कल, will be the part of family if are wholly or mainly। मेनली का मतलब समझ में आ गया? छोटा भाई है, थोड़ा बहुत ट्यूशन व्यूशन करता है, कमा लेता है, बाकी 90% खर्चा मैं ही उठाता हूं उसका, तो मेनली मुझ पे डिपेंडेंट है। होली नहीं बट मेनली है, मेनली डिपेंडेंट ऑन द पर्सन। मोरोवर, एक बात तो लिख देंगे, फैमिली मेंबर्स आर रिलेटेड पार्टीज। जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें रिलेटेड पार्टी बोला जाता है। तो ये था आंसर राइटिंग का पहला फेज, कि आपको जो जो जरूरत पड़ रही है आंसर करने के लिए, जो लीगल कंटेंट की जरूरत है वो आपने यहां पे लिख दिया, अब कोई जरूरत नहीं है। अब आपका अगला फेज आता है यहां पर। अच्छा, जो मेन बातें हैं उनको मैं अंडरलाइन कर दूंगा, जैसे इसको मैं अंडरलाइन करूंगा एज पर द प्रोविजन, इसको मैं अंडरलाइन करूंगा यहां पर आकर, ठीक है ना बाबू मेरे। मैं फिर से बोल दूं, आपको ये नहीं कि लिख लिया आपने, आप ये देखो हम लिख कैसे रहे हैं, उसके पीछे की जो आर्ट, जो कला है, जो तरीका, उस तरीके को आपने पकड़ना है, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे एनालिसिस
एंड कंक्लूजन। पढ़ो भैया क्वेश्चन दोबारा से, क्या बोलता था वो। पहले क्वेश्चन में है प्रगति ने रिसीव करी है लीगल सर्विसेज फॉर पर्सनल प्रॉब्लम इतने रुपए की। हाँ, इन द गिवन क्वेश्चन के अंदर जो प्रगति है ये रिसीव कर रही हैं लीगल सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज फॉर डॉलर कितना था जिसमें, डॉलर था पाउंड था पाउंड 1000, दैट इज विद कंसीडरेशन। With consideration. Therefore, next line डालिए। So, in the light of provisions of section 7 subsection 1। अब ये जो क्वेश्चन है इसका जो सॉल्यूशन छिपा है वो उसमें छिपा जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है सेक्शन 7(1). इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, क्या ये सप्लाई बनेगी या नहीं बनेगी? पेड है। दिस इंपोर्ट ऑफ सर्विस will be the supply of service even if भले ही it is for personal use। पहले मुझे बताइए यहां तक कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अभी ये मत देखना कि कितना लिखना है क्या करना, उन सब बातों से छोड़िए, सिर्फ यहां कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि हाउ टू राइट। कितना समय लग रहा है, नो मैटर। कितना पेज भरा जा रहा है, नो मैटर। हो सकता है 8 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपका 1 पेज पर आ जाए, हो सकता है 4 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपका 3 पेज पर चला जाए। ये बीकॉम नहीं है। पेज कितना भरा गया, इट्स नॉट रेलिवेंट। व्हाट इज रेलिवेंट कि क्या मैंने जितनी जरूरत है उतना लिखा कि नहीं लिखा, ना मैंने इसमें एक शब्द फालतू लिखा है ना कम लिखा है, जो मुझे नीड है उतना मैं यहां पे लिख के चल रहा हूं। उन्होंने फिर पूछा था क्या करके भला, इन्होंने फिर पूछा है कि एक्सप्लेन वेदर अबव एक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 सो एंड सो इफ बोथ ऑफ देम आर रियल सिस्टर्स एंड नो कंसीडरेशन इज पेड। दूसरा पार्ट यहां पर आता है इन अनदर सिचुएशन। तो जो रियल सिस्टर है क्या ये डिपेंडेंट है? क्या रियल सिस्टर इसकी डिपेंडेंट है या नहीं है, इस पर मुझे थोड़ा सा लेना पड़ेगा। बताइए क्या मान के चलो उसको मैं। डिपेंडेंट मानू या इंडिपेंडेंट मानू, कुछ बता नहीं रखा है इन्होंने, तो मुझे अजम्पशन लेनी पड़ेगी। इन अनदर सिचुएशन सपोज जो उन्नति है इस, जैसे अजम्पशन लूंगा वैसा आंसर आ जाएगा। डिपेंडेंट मानेंगे तब भी आंसर ठीक होगा, इंडिपेंडेंट माने करेंगे तब भी आंसर ठीक होगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मानोगे वैसे कर लेंगे हम। अच्छा, आंसर क्या माने क्या हुआ इसका? डिपेंडेंट मान के क्या हुआ शायद, देखना।
है ना, कुछ नहीं दे रखा, आप जो मर्जी मानिए, मैं दोनों को अलाउ कर रहा हूं। उन्नति इज डिपेंडेंट ऑन, जो प्रगति है उन पर मान लेते हैं डिपेंडेंट। तो इसके चलते हुए क्या होगा, हैंस बोथ ऑफ देम become the part of same family and become a related party, सेम फैमिली का हिस्सा बन जाती हैं और ये रिलेटेड पार्टी भी बन जाते हैं। मोर ओवर नहीं, however the service is taken free of cost. The service is taken free of cost for personal purpose, it will not be a supply in the light of section 7 subsection 1 read with शेड्यूल फर्स्ट। शुरुआती दौर में जब आप आंसर लिखना सीख रहे हैं, डू नॉट थिंक अबाउट कि आपका पेज बड़ा लंबा जा रहा है, कितने नंबर का ये आया होगा, इतना लंबा मैं क्यों लिख रहा हूं। डू नॉट थिंक अबाउट द सेम। जितना ज्यादा लिखे, मतलब रेलिवेंसी, मैं ये नहीं कह रहा कि पेज खामखा भरे, आप रेलिवेंट लिखे जो आपको नीड पड़ रही है। ठीक, छोटा तो अपने आप हो जाता है एग्जामिनेशन हॉल में जब आपके पास समय कम होता है ना, बड़ा लिखना सीखे, छोटा तो अपने आप हो जाता है मालिक वहां जाके। लेकिन यहीं तुम छोटा लिखोगे तो फिर और सिकुड़ जाता है आंसर अपना। यहां खूब खुल के लिखे, आराम से लिखे, तसल्ली से, जो नीड है। ठीक, अच्छा जी, तो ये हो गया जी यहां पर आकर। तो उसके ये नहीं बन पाएगी बिकॉज, अच्छा अगला क्या है आपका, नेक्स्ट वन इज है अपना, बोलते हैं इसके अंदर आकर, further in the case if both of them are real sisters and Pragati receives legal advice for her business and she doesn't pay any consideration, then what will be your answer? तो बताइए क्या होगा इसमें, आंसर तो बता दो पहले। हाँ, रितेश मेरे बच्चा, इस समय टेक्निकल टीम 8 बजे कहाँ आएगी कॉल पर, और आज तो वैसे भी छुट्टी है। 8 बजे कहाँ आएगी टेक्निकल टीम, नहा धो रही होगी टेक्निकल टीम अभी। अब 10 बजे के बाद फोन करेंगे तो टेक्निकल टीम फोन उठाएगी ना बच्चा जी। तो यहां पर क्या लिखे हैं, बन जाएगी। हाँ, इन इफ यू वेयर द सेम सर्विस एज स्टेटेड इन, बार बार लिखने की जरूरत नहीं उस चीज को, अबव केस इज टेकन फॉर बिजनेस पर्पस, अगर हम इसे बिजनेस पर्पस के लेते हैं, देन इन द लाइट ऑफ सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 read with schedule first, all the conditions fulfilled, hence it will be treated as a
सप्लाई, इसको यहां पर सप्लाई मान लिया जाएगा। इसको यहां पर सप्लाई मान लिया जाएगा। मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, आप कुछ समझ पाए कि आंसर लिखना कैसे होता है? हल्की सी कुछ भनक टाइप सी लगी कि यार करना क्या है? पहले उसमें यूज होने वाले तमाम लीगल प्रोविजंस को लिख दीजिए और फिर उसके बाद एनालाइज एंड कंक्लूजन वहां पर डाल दीजिए अपनी खुद की भाषा में। आपको आंसर कई सारे मिल जाते हैं यहां पर, अपनी खुद की भाषा। प्रकृति है तो उसकी फैमिली अलग होगी। मैंने मना नहीं किया, आप इसे इंडिपेंडेंट मानकर आंसर कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर आपका चेंज जो होगा वो बदल के आएगा, तो यही बदलेगा। अगर इंडिपेंडेंट मानोगे तो ये आंसर तो फिर भी वही रहेगा इंडिपेंडेंट मानने से, क्योंकि यहां तो वो पर्सनल और बिजनेस वाली बात थी, वो पूरी नहीं हो पा रही है। यहां पर बिजनेस के लिए लिया है, और अगर ये आपके इंडिपेंडेंट मानोगे तो ये फैमिली का हिस्सा नहीं बनेगी, मतलब रिलेटेड पार्टी में नहीं आएगी, और उसमें नहीं आएगी तो फिर निचले वाले केस में भी ये सप्लाई नहीं बन पाएगी इफ यू ट्रीट इट एज इंडिपेंडेंट। राइट? यस सर। मैंने डिपेंडेंट माना है इसमें, अगर इंडिपेंडेंट मानेंगे तो सीन कुछ और होगा। ठीक है, डिपेंडेंट एज्यूम किया है। चलो जी, अगला क्वेश्चन मैं आपको ये हटा दूं। अगला जो क्वेश्चन हमने करना है वो कौन सा है? आइए जरा देखते हैं। मैंने निशान लगा रखे हैं, सिलेक्ट किए हुए हैं आपके लिए पहले से, जो मैं करके दिखाऊंगा आपको। एक और करता हूं मैं आपके लिए। यहां ये आ गया। हाँ जी, ये भी आपका पास्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है ये। एबीसी 4th का 6th सर क्लॉज सबसेक्शन लिखना जरूरी है या नहीं है? देखिए, आप इस बात को ना, ये बार बार आती रहती है, आप अपनी बुक के शुरू में ही लिख सकते हैं, राइट द आंसर इन योर ओन लैंग्वेज। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आप ना पूछेंगे, एग्जाम तक पूछते रहेंगे आप मुझसे। राइट द आंसर इन योर ओन लैंग्वेज, नंबर 1। नंबर 2, कि सर ये सेक्शन वगैरह लिखने का हमें कितना फायदा मिलता है, कितना नहीं मिलता, उसका सीन बताइए जरा। ओ भाई साहब, ओए सीधे बैठो भाई, ऐसा थोड़ी ना, सीधे बैठो, सीधे। देखिए अरे चाय रह गई मेरी, मैंने हमेशा देखा कि मेरी चाय रह ही जाती है यहां पर आके ना। तो ये चाय मैंने पी है, और चाय खाली नहीं पीता मैं, इसके साथ कुछ ना कुछ लेता हूं। तो आप मुझे कभी पूछते भी नहीं कि सर आपने चाय पी है नहीं पी है। वैसे तुम बहुत बनते हो कि हम आपके वो है, ये है, फलाना डिमका है, कतई ऐसे बहुत प्यार मानते हो, पर कभी पूछा अब तक? आज हो सकता है भाई पत्नी से झगड़ा हो गया हो मेरा, मैं ऐसे बिना चाय के आ गया हूं, या खुद बना के लाया हूं चाय, हो सकता है। तो आपने बुलाया मुझे नाश्ते पे आइए सर, तो मैं आपके घर आया, तो आप मुझे चाय पिलाएंगे, खाली चाय पिलाएंगे या साथ में कुछ टोस्ट भी देंगे? नाश्ता भाई सुबह सुबह टोस्ट दोगे ना? हाँ, टोस्ट देंगे जी। अच्छा, टोस्ट पे बटर लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लगाओगे, ठीक है, बटर लगा के दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बिना बटर के दिया तो भी चलेगा, पर उतना मजा नहीं आएगा। बटर टोस्ट का मजा तो भाई मतलब मेरा फेवरेट है, तो ज्यादा मजा आएगा। लेकिन गलती से आपने उसके ऊपर, टोस्ट के ऊपर अगर बटर की जगह मोबिल ऑयल डाल दिया, तो मोबिल ऑयल तो वैसा होता है ना, पीला पीला सा, देखा खा गया वो डाल दिया तो फिर तो माइलेज देना मैं शुरू कर दूंगा, फिर तो मेरा माइलेज आएगा तो उससे क्या होगा, जो टोस्ट था ना वो भी खत्म हो गया। अब मोबिल ऑयल तो छोड़ो, मैं टोस्ट भी नहीं खा सकता अब तो, मैं क्या डॉगी भी नहीं खाएगा, उसे फेंका ही जाएगा, स्क्रैप किया जाएगा। तो जो टोस्ट है वो तो आपका प्रोविजन है, और जिस पे लगा हुआ बटर है वो आपका सेक्शन नंबर है। चॉइस आपकी है कि आप किसी को नाश्ता करा रहे हैं तो खाली बटर दे रहे, खाली आप टोस्ट दे रहे हैं, या आप उसे बटर टोस्ट खिला रहे हैं। अंतर समझ में आ गया आपको? यही अंतर होगा। और अगर आपने प्रोविजन ठीक लिखा, लेकिन आपने सेक्शन नंबर मान लो 7 नंबर आया था, आपने 8 लिख दिया, 9 लिख दिया, तो इट जस्ट लाइक दैट कि टोस्ट के ऊपर मोबिल ऑयल डाल दिया आपने, कि जो प्रोविजन था उसको भी स्वाहा कर दिया आपने,
अब वो पूरा ही काट दिया जाएगा। तो इसका मतलब डालना है तो सिर्फ बटर ही डालना, वरना मत डालना। उससे बेटर ये कि डालना ही मत। तो सेक्शन नंबर अगर याद है तो जरूर लिखना, कॉन्फिडेंट हो तो ही लिखना। अगर दो मन हो रहे ना क्या ये कि ये, तो मत लिखना। फिर क्या लिखना है? एज पर द प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट 2017, बस एज पर द प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट 2017, बस सेक्शन नंबर हाइड कर जाइए, छुपा जाइए। लेकिन गलत कोट मत करना, गलत कोट करते ही आपका पूरा सोल्यूशन काट दिया जाएगा। आई होप आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। हाउएवर सी इंस्टीट्यूट ने कोई ज्यादा वो नहीं मानता इस चीज को कि भाई सेक्शन नंबर नहीं लिखा बच्चा ने तो बहुत ज्यादा नंबर नहीं काटता। पर मैं एक बात बताऊं, आपको जब तक शानदार वाला कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक आपको सेक्शन का नंबर नहीं पता। आपको आता सब कुछ होगा, लेकिन जब सेक्शन के नंबर के साथ पता होता है तो ऐसे मानो कॉन्फिडेंस आपका ज्यादा ठुका हुआ, ज्यादा मजबूत कॉन्फिडेंस होता है। सेक्शन नंबर आपको 50 ही तो है, जो आपको चलते चलते याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो घड़ी लगा लेना। ठीक 20 मिनट के अंदर आपको सारे के सारे सेक्शन याद ना करा दे तो मेरा नाम नहीं। 20-50 सेक्शन यूं करा दूंगा, यूं ग्रुप बना के। अभी जितने बाय डिफॉल्ट याद हो जाए ड्यूरिंग द क्लासेस हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे बढ़ते रहिए। ठीक, वैसे देखा जाए तो अभी तक कौन कौन सेक्शन सामने आए हैं? सेक्शन नंबर 1 आया है नामकरण वाला, कि इस एक्ट का नाम क्या है, CGST एक्ट है और ये 1 जुलाई से लागू हुआ था। सेक्शन नंबर 2 के अंदर आपकी तमाम प्रकार की डेफिनेशंस दी हुई थी, वहां पे था। फिर आया, जो पढ़ चुके हैं जब तक, आप सिर्फ उन्हीं की बात करूंगा, सेक्शन 7 आपने पढ़ लिया जिसमें सप्लाई आता है। और इसी सेक्शन 7 के साथ आपके 3 शेड्यूल भी आते हैं, शेड्यूल 1, 2, 3। शेड्यूल 1 में फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई की बात थी। शेड्यूल 2 के अंदर वो था कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। और जो शेड्यूल 3 है उसमें था न्यू मैजिक ऑफ WG लीकर वाले, उसका जिक्र था। ठीक, यस सर। उसके बाद सेक्शन 8 आया है आपका, उसी के अटैच्ड था वो बंडल सप्लाई के लिए मिक्स्ड और कंपोजिट सप्लाई का क्लासिफिकेशन कैसा रहेगा। दोनों की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन तो सेक्शन 2 में दे रखी है कि मिक्स्ड सप्लाई क्या, कंपोजिट सप्लाई क्या, लेकिन उनका क्लासिफिकेशन क्या होगा इनर सर्कल में देखेंगे प्रिंसिपल सप्लाई में, या फिर हम देखेंगे उसमें हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स कैरी करने वाली में। ये बात लिखी है सेक्शन नंबर 8 के अंदर। आप सेक्शन नंबर 9 भी पढ़ चुके हैं, जन्मदाती सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन है, जिसके 5 हिस्से आपने पढ़े थे, 9, 1, 2, 3, 4, 5, ये आप उसमें पढ़ चुके हैं। तो अभी आपने इन्हीं सेक्शन से अभी आपका पाला पड़ा है, तो बाय डिफॉल्ट आपको याद है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर सब सेक्शन लिखना है? जी नहीं, मुझे तो याद था सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 तो मैंने लिख दिया, वरना सब सेक्शन लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्लॉज लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको याद होने में बड़ी मुश्किल है। सब सेक्शन और क्लॉज के साथ याद हो जाना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, कभी कभी चीजें बाय डिफॉल्ट याद हो जाती हैं, जैसे सेक्शन 9(1)(2) में क्या था, NCM, 9(3)(4) में RCM थे, 9(5) में वो था कोई थर्ड पार्टी थी, वो तो कोई बाय डिफॉल्ट याद हो जाए और आपको याद रह जाए तो लिखाना, सोने पे सुहागा। नहीं है तो सबसेक्शन ना लिखने की वजह से आपका नंबर नहीं कटेगा, सबसेक्शन ना लिखने की वजह से आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक, चलिए मैं अगला क्वेश्चन पढ़ूं। यस, ABC कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड इन मुंबई सप्लाई कर रही है टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट। इट हैज बीन प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज टू XY। समझदार बच्चे वो होते हैं जो हाथ क्या समराइज करते रहते हैं। रजिस्टर्ड इन मुंबई है, ABC हैं और ये आपके मुंबई महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हैं। एंड ठीक है, इट हैज बीन प्रोवाइडिंग टेक्निकल सर्विसेज टू XY, ठीक है, लिमिटेड मुंबई सिंस पास्ट 2 years। अच्छा, XY को सर्विस दे रहे थे 2 साल से। कंसिडरेशन इज सेटल्ड बाय XY लिमिटेड असाइनमेंट वाइज। जितना काम होता है, जो पूरा प्रोजेक्ट होता है उसके बाद उस तरह से पेमेंट कर देता है। प्रोजेक्ट खत्म हुआ, एक पेमेंट हो गया। XY लिमिटेड पेड 45 लाख रुपीज टू ABC कंसल्टेंसी। अब जो XYZ था, जो भाई सप्लायर ABC था, कंसल्टेंसी सर्विस दे रहा था, XYZ इसका रेसिपिएंट था। अभी क्या बोल रहे हैं आगे, XY, हाँ, XY paid 45 lakhs to ABC Consultancy on 10th January, on which ABC Consultancy agreeing
not provide similar technical services to any other business entity in India or abroad for a period of 8 years. उसने कहा देखो तुम हमें सलाह दे रही हो, लेकिन ऐसी सलाह तुम किसी और को मत देना। मूवी देखी है, पता नहीं कौन सी मूवी थी वो, कि उसमें एक दोस्त होता है, वो पहले उसके पति को सलाह दे आता है कि तुम तलाक ले लो, फिर वही सलाह पत्नी को दे आता है कि आप भी तलाक ले लो, दोनों को भिड़वा देता है। शायद नो एंट्री मूवी थी, आई थिंक सो, मुझे जहां तक ध्यान आ रही है, कि भाई तू मुझे सलाह दे रहा है, मेरे दुश्मन को भी ऐसी सलाह मत देना तू, अगर सलाहकारी कॉमन होगा तो फिर कुछ सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो कहा कि हम तुझे 45 लाख रुपए देंगे और तू 8 साल तक किसी और को ऐसी सर्विसेज नहीं देगा। उन्होंने कहा ठीक है जी। एबीसी कंसल्टेंसी इज ऑफ द व्यू दैट ₹45 लाख इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। आप मुझे पहले फाइनल आंसर बता दीजिए, क्योंकि फाइनल आंसर पहले पता होना जरूरी है कि इस पे 45 लाख पे जीएसटी आएगा या नहीं आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन उनको लगता है कि नहीं आएगा। एक बात ध्यान से सुनना, कोई भी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन खोलकर देख लेना, जितना आपका चैप्टर खत्म हो गया होगा ना भाई, मैं दावा ठोकता हूं, अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा निकाल लो जिसका सॉल्यूशन तुम्हें ना आता हो, आपको देखना है, कंसंट्रेट करना सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस पे। हम कोई रट्टे नहीं मार रहे हैं कि क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आया, मूवमेंट आया और हम फेल हो गए वहां पर आकर। नहीं, हमने हर बात को जड़ से पकड़ा है, बारीक से बारीक बात से पकड़ के चल रहे हैं हम, इसलिए हर चीज का सोल्यूशन हमें पता है। आगे बोलता है, यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर द व्यू टेकन बाय एबीसी कंसल्टेंसी इज वैलिड इन लॉ, कैलकुलेट जीएसटी लायबिलिटी ऑफ एबीसी कंसल्टेंसी, द टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड बाय एबीसी कंसल्टेंसी इज अदरवाइज चार्जेबल टू जीएसटी। जो टेक्निकल सर्विस दे रहे हैं वो नॉर्मली जीएसटी के दायरे में आती है एट द रेट ऑफ 18%। अच्छा, टेक्निकल कंसल्टेंसी 18% में फॉल करती है। इट मे बी नोटेड दैट XY लिमिटेड इज नॉट रेडी टू पे any further amount to ABC consultancy in addition to the amount already agreed। मतलब जो 45 लाख रुपए दिया है इन्होंने, इसके ओवर एंड अब और कुछ नहीं पे कर रहे, इट इज फुल एंड फाइनल अमाउंट, मतलब इसके ऊपर जीएसटी भी नहीं जा रहा है, जो भी भैया ये 45 लाख रुपए, बात खत्म, अब जो करना है करो। इसके ऊपर हमें एक ढीला भी देने वाले नहीं है, मतलब कहने का सेंस ये कि दिस अमाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल, नथिंग टू बी चार्ज्ड एक्स्ट्रा। तो 45 लाख जीएसटी के दायरे में आएगा। जरा बताएंगे कितना आएगा अमाउंट, जीएसटी अमाउंट कितना आएगा बताएंगे? 45 लाख ही मिला है बस, और कुछ नहीं मिला इसके ऊपर। मुझे बताइए जीएसटी अमाउंट कितना आएगा? 45 लाख रुपीज इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल। एक कह रहा है इतने क्वेश्चन जंप क्यों कर रहे हो? यार ये क्या पागलपने की बातें करते हो तुम यार। मैं लिख लिख के दिखा रहा हूं, मैंने चुने की राइटिंग प्रैक्टिस में इनकी कराऊंगा, कुछ आपकी राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर सारे करके चलेंगे। पेशेंस नाम की चीज नहीं, बिल्कुल मेरा बच्चा, मेरा कबूतर। 686,440 कैसे कैसे निकाला? 45 लाख डिवाइड बाई 118% इंटू 18%। क्या ऐसे आएगा? या फिर 45 लाख इंटू 18 डिवाइड बाई 100 आएगा? पहला वाला, इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, क्योंकि क्या बोला इन्होंने, यानी कि 18 डिवाइड बाई 118 ये निकल के आएगा, क्योंकि इन्होंने साफ बोला है कि भाई इसके अलावा कुछ और आगे हम नहीं दे रहे हैं वैसे करके। ठीक है, यस सर। तो ये हमारी बात यहां पर आकर हो जाती है मालिक। अब चैलेंज मेरे सामने वही है कि मैं लिखूं कैसे, पता सब है, गियर ऐसे पढ़ना है, ये है वो है, गाड़ी सीधी जानी है, एक्सीलेटर ये रहा, ब्रेक ये रहा, बट चलाऊं कैसे? एक साथ हाथ रुक जाता है मेरा। ये तुम्हारे सामने सबकी समस्या है। ये मैं पढ़ता था इंटरमीडिएट में, मेरी भी ये समस्या थी, सबकी समस्या होती, टेक्स्ट सब्जेक्ट ऐसा होता है, पर 8-10 दिन में आप शानदार फ्लो में आ जाएंगे। तो ये है आपका पेज नंबर 60 में, यहां खोल लेता हूं अपने इसमें। तो थोड़ी मदद करो यार, मदद करो, मैं कैसे लिखूं इसका आंसर? मुझे सिर्फ देखो मत, मेरे साथ चलो। ये आपका क्वेश्चन नंबर है मालिक 4th का 6th जी आ गया यहां पर। ठीक है, 4th का 6th हो गया। बोलते एबीसी कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड इन मुंबई ऐसे करके हैं। तो मैं पहले लिखूंगा इसमें, मेरा जो पैटर्न बना रखा है रेलिवेंट प्रोविजन, क्या आएगा इसमें रेलिवेंट प्रोविजन बताइए जरा। रेलिवेंट प्रोविजन में क्या आएगा सर? इसमें आएगा है पैसिव सर्विसेज। एज पर सेक्शन नंबर 2 ऑफ CGST एक्ट
2017 anything other than goods, तसल्ली से, इत्मीनान से, will be called as a service. गुड्स को छोड़कर बाकी जो भी है सब कुछ सर्विस है, ठीक। मोर ओवर, service can be categorized in two parts. First one is active service, second one is passive services. As per Schedule 2, as per Schedule 2, पैसिव सर्विस मीन्स, क्या था उसमें वर्डिंग्स क्या थी? हाँ जी, नॉट टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग, दैट इज एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन। ये वर्डिंग्स थी ना, कल भी हमने देखी थी। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्ट, टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू अ सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। or tolerate a situation etc. ये कर सकते हैं। टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टेक्निकल लैंग्वेज में टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन, मतलब इस ऑब्लिगेशन के लिए रेडी हो जाना कि टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, कि मैं इस काम से अपने आप को दूर रखूंगा, यानी कि मैं ये काम नहीं करूंगा, या मैं किसी सिचुएशन को टॉलरेट करूंगा, सहन करूंगा। एंड इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन Schedule 2 as it is a सप्लाई ऑफ सर्विस। शायद कुछ और लिखने की गुंजाइश नहीं है, जो लिखना था मैंने लिख दिया, सारा खेल उसी के ऊपर है। यह आ गया आपका यहां पर लीगल कंटेंट, ठीक। नॉट टू डू समथिंग, यस सर। अब रेलिवेंट प्रोविजन के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका क्या अगला हेडिंग कौन सा है? एनालिसिस एंड कंक्लूजन। ध्यान दीजिए, अब जो टेस्ट देंगे ना, होपफुली बाय इवनिंग मैं आज का टेस्ट जो है, टेस्ट पेपर सप्लाई चैप्टर का अपडेट हो जाएगा आपका। तो आप जब टेस्ट में आंसर लिखेंगे तो आपका फॉर्मेट यही होना चाहिए, ध्यान रखें, ये हेडिंग प्रॉपर लिखना चाहिए। एनालिसिस एंड कंक्लूजन। इन द गिवन क्वेश्चन XY Limited
agreed to pay rupees 45 lakh to ABC Consultancy for not to provide similar consultancy services for 8 years. That is not to do something. Therefore, in the light of what is stated above, हमने उसको पकड़ लिया कि वो जो ऊपर लिख के आए हैं, जो भी हमने ऊपर लिखा है stated above, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको लाइट में लेते हुए, the consideration of rupees 45 lakh shall be treated as a consideration for सप्लाई ऑफ सर्विस। बिल्कुल मत देखना लेंथ कहां जा रही है, क्या जा रही है। आप पहले अपने पूरे हाथ के रेंज को खोल लीजिए। गाड़ी की धीमी चल रही है, तेज चल रही है, कुछ नहीं देखना, पहले सीखना है आपने। बड़ा लिखना आ गया, छोटा तो अपने आप हो ही जाएगा समय के अनुसार, है ना। यस सर, वो शेड्यूल 2 वाला पूरा मैं एक्ट और की आगे क्या लिखा है ही सर, वो शेड्यूल 2 वाला कहां लिखा मैंने? Passive service means not to do something, that is agreeing to do, agreeing to the obligation, agreeing है ये। Agreeing to the obligation। ठीक है, अच्छा जी। सप्लाई ऑफ सर्विस, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी एज, चूंकि द अमाउंट ऑफ रुपीज 45 lakh is full and final, no extra GST to be charged। अलग से कोई जीएसटी चार्ज नहीं हो रहा है इसके ऊपर, नो एक्स्ट्रा जीएसटी टू बी चार्ज्ड। ठीक है, अलग से जीएसटी इस पे चार्ज नहीं कराया जा रहा है। तो सो दिस अमाउंट इज inclusive of GST at the rate of 18%। तो GST निकालने के लिए आएगा वैल्यू inclusive of GST multiplied by a rate of GST divided by 100 plus रेट ऑफ जीएसटी। तो इसमें आ जाएगा अपना ये 45 लाख इंटू 18 डिवाइड बाई 118। कितना बोला था आपने ये? हाँ जी रोशन, पैसे मतलब इनडायरेक्टली
पेपर तो ब्लैक पेन से अटेम्प्ट करने हैं, क्यों ब्लू से कर लो, क्या दिक्कत है। 686 440.67 और राउंडेड ऑफ करना मत भूलना। पीछे राउंड ऑफ के चक्कर में पूरा क्वेश्चन काट दिया था, जो धरना दिया था ना तब की बात है। वो सारे खेल राउंड ऑफ के थे, राउंड ऑफ में पूरा क्वेश्चन काट रखा है। राउंड ऑफ 68644 नहीं 1 आएगा ना लास्ट में, 68645 नहीं 41441 आ जाएगा। राउंड ऑफ जरूर करना है आपने, ठीक है। यस सर। जी साहब, तो ये हमारी बात यहां तक हो जाती है। ये था इसका सोल्यूशन। अब मुझे बताइए, क्या सोल्यूशन लिखना इतना कठिन है जितना आप सोच रहे थे? उतना कठिन तो नहीं है यार, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अब मैं आपको दे रहा हूं, देखो पहले वाले का क्वेश्चन 2 पेज में चला गया, इसका 1 पेज में आ गया, हो सकता है आधे पेज में भी आ जाए अगले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं पकड़ता हूं अपने लिए एक और क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाना है, लेकिन आपके मन से आवाज होगी कोई नहीं सर अब हम लिख लेंगे, 2 बहुत हो गए हैं, है ना, आ रही नवाज, 2 बहुत हो गए सर, अब हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतने भी छोटे नहीं है हम, 12th पास करके आए हैं हम। हाँ मैं जानता हूं आपके तो नस नस को पहचानता हूं मैं। तुम तो वो हो जो एक गाने को 2 बार से ज्यादा सुनो ही ना, अब नया लेके आओ हमारे लिए। आजकल आपने देखा पुराने गाने जो थे वो आज तक चल रहे हैं, तुझे देखा तो ये जाना सनम, लेकिन आजकल के नए गाने कौन से, क्या लेगी बोल दे, सब खत्म। 4 दिन गाना बजता है फिर नया चाहिए आपको। दिमाग इतना हाइपर, इतना सेंसिटिव ऐसा हो गया, इतना टेंशन डिप्रेशन में कि 4 दिन कुछ चीज अच्छी लगती है उसके बाद नया खिलौना चाहिए। अब मुझे लगता है कि शादी हो जाएगी तो क्या करोगे तुम यार। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं भाई। तो यहां पर आकर मैं अगला क्वेश्चन जो मैंने टारगेट में था वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर आकर कौन सा था, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे ना मैंने। अगला क्वेश्चन जो था टारगेट में, एबीसी तो हो गया, यहीं से तो गए हैं अभी यार। ये मिल गया, मैंने कर दिखाया। महाजन लिमिटेड 6th का 5, शिव जी। Mahajan Limited is a manufacturer of gift item and other related products. Supply a family package. Family package consisting of toys. लोग खिलौनों की बात कर ली यहां पे आगे। अच्छा, गिफ्ट आइटम बेचते हैं जिसमें गिफ्ट आइटम में क्या है, टॉयज। जीएसटी रेट 18%, ब्यूटी क्रीम 28%, बेबी केयर प्रोडक्ट, अबे क्या बेच रहा है अबे, बेबी केयर प्रोडक्ट 28%, कॉस्को बॉल्स 12%, प्राइस पर पैकेज 1000 एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, 25,000 पैकेजेस आर सप्लाइड बाय द कंपनी टू इट्स डीलर्स। डिटरमिन करना है नेचर ऑफ सप्लाई एंड इट्स टैक्स लायबिलिटी। तो मुझे बताइए कि इसका आंसर आपको पता है कि नहीं पता है, फटाफट पहला आंसर बताओ क्या है निकल के। व्हाट इज विल बी द टैक्स लायबिलिटी? बंडल, अच्छा ले मेरे पास आ गया शौर्य गर्ग, जो सबसे ज्यादा क्वेरी पूछता है उसका सबसे पहले सही जवाब सर ये मिक्स्ड सप्लाई है। और मिक्स सप्लाई के अंदर हम करते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करते हैं, तो उसमें जो हाईएस्ट रेट कैरी करेगी उसको हम लेके चलेंगे। तो हाईएस्ट रेट इसमें 2 का आ रहा है, किस किस का आ रहा है? ब्यूटी क्रीम का 28% है और बेबी केयर प्रोडक्ट का 28% है, तो 28 का रेट आएगा। सर बेबी केयर में नाम क्लासिफाई करेंगे या फिर ब्यूटी क्रीम में, कोई से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे रेट से मतलब है कि जिसमें हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स कैरी किया जा रहा होगा उसमें क्लासिफाई करके चलेंगे। मैंने क्या बोला था, कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जिसका आंसर आपको ना आता हो, ठीक। दूसरा, लिखना कैसे है, तो इसके लिए आपको कंटेंट क्या क्या चाहिएगा,
आपको चाहिएगा सबसे पहले यहां पर कि मिक्स्ड सप्लाई की डेफिनेशन क्या होती है, वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख दोगे। सेक्शन नंबर 2 के मुताबिक परिभाषा आ जाएगी। फिर आपको बताना पड़ेगा क्लासिफिकेशन, कि मिक्स्ड सप्लाई का जो क्लासिफिकेशन होता है वो बताया गया अंडर सेक्शन 8, उसका प्रोविजन आपको लिखना पड़ेगा कि जहां पर हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स कैरी करती है सप्लाई, उसमें से बंडल में, उसमें क्लासिफाई हम लोग करके चलते हैं, वो आपको बताना पड़ेगा यहां पर आकर। उसके बाद फिर आपके हेडिंग आएंगे एनालिसिस एंड कंक्लूजन। तो कर दोगे या नहीं कर पाओगे, पहले मुझे बता दो। कर दोगे ना, तो ठीक है। मैं इसका आंसर नहीं लिख रहा हूं, इसका आंसर आपको लिखना है, योर राइटिंग। नोट कर लीजिए, आपको इसका आंसर लिखना है मालिक। एक तो इसका आंसर लिखना है आपने, और किसका आंसर लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। और बस मेरे कहने से कम 10 दिन, 10 क्लास, अगली 10 क्लास में ना आप जो मैं दे रहा हूं, मतलब लिखने के लिए, वो लिख के चलना यार प्लीज। पता आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, आपको ऐसा बना दूंगा चटपटा तेज तर्रार, जिसको सब कुछ कंसेप्चुअली क्लियर है, सब कुछ याद भी है और उसे लिखना भी आता है। मैं ऐसा तेज बना दूंगा तुम्हारा डीटी का पेपर, तुम एक शब्द भी ना पढ़ो ना, मैं तो उस हिसाब से लेके चल रहा हूं कि आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे ही नहीं। आपको पूरा पेपर पास करना है सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के दम पर। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पर। एक क्वेश्चन है आपका ये रहा, 6th का सेकंड आपकी राइटिंग के लिए। 6th का सेकंड डिलीजेंट फोर्स करके है, डिलीजेंट फोर्स करके। ठीक है जी। उसके बाद में आगे चलिए, फिर आपके लिए जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा सर जी ये वाला, ये है डमडम इलेक्ट्रॉनिक्स। 6th का 7, डमडम इलेक्ट्रॉनिक्स 6th का 7। एक और लिखवाना है, 3 लिखवाऊंगा इसमें, आपको बड़ा चैप्टर है, 3 लिखवाऊंगा। और एक करना है आपने इसमें आंसर, भाई साहब भगवान झूठ ना बुलाए, एक आपको ये करना, आई से मेटल का क्वेश्चन है आपने, और ये 3rd का 16th नंबर का करना है, 3rd का 16th नंबर का। 3 क्वेश्चन के आंसर आपने लिखने हैं। आंसर लिखते समय टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, तसल्ली से, ठहराव से लिखना, एक एक शब्द सोचकर समझकर लिखना। ठीक। नंबर 2, लेंथ क्या जाएगी ये कोई मैटर नहीं करता है, चाहे आधा पेज में आंसर खत्म हो आपका, चाहे 2 पेज लगे, वो फर्क नहीं पड़ता है। अभी सिर्फ गाड़ी धीरे धीरे चलाना सीख रहे हैं, ये हैं। बाकी क्वेश्चंस को पहले मैं कराऊं या आप खुद करेंगे पहले, ये तो हो गया राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। बाकी जो क्वेश्चन को सॉल्व करना वो टिक करके चलना है, तो मैं कराऊं या आप खुद से करेंगे पहले, बताइए जो आप कहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से कर लेते हैं, ये आपका चैप्टर शुरू हुआ मालिक यहां से। चलिए, जैसे कि चलो करते हैं, शुरुआत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां आपको लगे कि बस रहने दो अब हम करेंगे, हाँ तुम अपने आप कहोगे, थोड़ी देर बाद देखना। तो पहला आपका ये क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान दीजिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई क्वेश्चन वाहियात नहीं दिया मैंने आपका टाइम खराब करने के लिए। डिफाइन कीजिए सप्लाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएसटी एक्ट, या एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सप्लाई एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7(1) ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सप्लाई के बारे में पूछ रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो सिंपली बता दीजिए। उसमें आपकी एक पेड सप्लाई होती है, एक फ्री सप्लाई होती है, तो उसका आंसर आ जाएगा एज पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 नंबर 1 एबीसी टेस्ट। लेकिन एबीसी टेस्ट ऐसे लिखना मत, एबीसी टेस्ट कि देयर मस्ट बी एन एक्टिविटी, सेल हो, एक्सचेंज हो, बार्टर हो, लीज हो, लाइसेंसिंग हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, फॉर ए कंसिडरेशन ड्यूरिंग द बिजनेस और फर्दरहेंस ऑफ द बिजनेस, इफ ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन इट विल बी कॉल्ड एज ए सप्लाई, राइट। नंबर 2, in case of a joint venture and members thereof or club or members thereof, तो in such a case both shall be deemed to be a separate persons
and any transaction in between would be considered as a supply if it is for a consideration. Third one is import of service for a consideration either for business purpose or for personal purpose will also be called as a supply. Moreover, as per schedule number 1 read with section number 7, दिमाग के सामने कुछ खुल रहा है, वो चार्ट ही तो खुल रहा है आपका, राइट हैंड साइड पे आगे चार्ट में, वहां पर 4 type of supply may be the 4 type of transactions may be the supply even if it is free of cost or it is not for consideration. RBI की एजेंसी में जो दिमाग में रहेगा, R for transaction in between related party or in between deemed distinct person will be called as a supply. Permanent transfer of business asset if ITC has already been availed in respect thereof will also be called as a supply. Third one, import of service from any related party for business purpose free of cost, then it will also be considered as a supply. Any transaction in between principal or agent, agent supplying to principal or principal supplying to agent will also be considered as supply even without consideration. That's it. लैंग्वेज कौन सी यूज करी मैंने, आईसीआई वाली नहीं, अपनी खुद की लैंग्वेज जो मेरे दिमाग में है, और मेरा दिमाग लैंग्वेज तब दे सकता है जब मेरे पास याद होगा, और चीज मुझे याद तब होती जब मुझे ठीक से समझ में आती है. फाइन, यस सर. अगला क्वेश्चन चलिए, मुझे बता देना जहां आप ये बोलो ना कि अब हम कर लेंगे जी, वहां मुझे बता देना. अगला क्वेश्चन, अ कार डीलर सेल्स अ मर्सिडीज कार फॉर 50 लाख रुपीज टू अर्न प्रॉफिट. ये एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि 5-6 एक क्वेश्चन बनाया 4 नंबर का, 4 ट्रांजैक्शन ऐसी सिंगल पकड़ा दी, ठीक है, ऐसे करके 4 नंबर का क्वेश्चन बना दिया. कार डीलर है, सेल करता है मर्सिडीज कार 50 लाख रुपए की टू अर्न प्रॉफिट, डज इट क्वालिफाई एज ए सप्लाई, यस और नो. पहले आंसर पता होना चाहिए, यस बन जाएगी कि देयर इज एन एक्टिविटी, सेल है, एंड पहले इसका भी मुझे आंसर लिखना, तमीज से लिखूंगा, लीगल प्रोविजन या रेलिवेंट प्रोविजन क्या है. As per section number 7, subsection 1, there must be an activity like sale, barter, exchange वगैरह वगैरह for a consideration during the business or furtherance of the business. And अब आएगा analysis and conclusion. In the light of what is stated above, जो हमने ऊपर कहा है उसको ध्यान में रखते हुए, since the Mercedes car is sold by the car dealer, which is जो इसका business है, for a consideration of 50 lakh rupees, hence it is it will be called as a supply in terms of section number 7. लिखना ऐसे है. आगे चलिएगा. An individual buy a car for personal use and after a year sells it to a car dealer. Will the transaction be supply in terms of so and so? Personal use के लिए लेकर आया था, कार डीलर को बेच दिया है, तो जो उसने बेचा है क्या ये सप्लाई बनेगा या नहीं बनेगा, बताइए. नहीं बनेगा, बिकॉज वही एबीसी वाला प्रोविजन आ जाएगा, और फिर एनालिसिस कंक्लूजन के अंदर कि सिंस इट्स नॉट द बिजनेस ऑफ दिस पर्सन, इट इज नॉट रेलिवेंट कि सामने वाले का बिजनेस है कि नहीं, वो बिजनेसमैन है कौन है, इट इज नॉट रेलिवेंट. द पर्सन हु इज सप्लाइंग द गुड्स इज हिज बिजनेस, द आंसर इज नो, हैंस इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई. नेक्स्ट, ये तो बहुत छोटे छोटे, आगे बढ़ो या करूं, चलो करो, क्या दिक्कत है. मेघराज एंड कंपनी विशेस टू कमेंस द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग. मैंने पता है क्वेश्चंस की ग्रुपिंग कर रखी है कि एक सीरीज में एक जैसे क्वेश्चन, अगला ग्रुप आएगा एक जैसे, मतलब एक कंसेप्ट से जुड़े हुए सेक्शन से, तो वैसे करके है. मेघराज एंड सन्स विशेस टू कमेंस द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग रेडीमेड गारमेंट्स विद इन पंजाब एंड इन द नेबरिंग स्टेट ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा. अच्छा, आईसीआई मेटल का क्वेश्चन है, काइंडली स्टेट एज टू व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी एंड लेविबिलिटी ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीएसटी. तो उसके लिए क्या है टैक्सेबल इवेंट. सो सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट फॉर लेविबिलिटी ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के लिए वो आ जाती है. नेक्स्ट है, वेदर प्रोविजंस ऑफ सर्विस और गुड्स बाय अ क्लब और एसोसिएशन या सोसाइटी टू इट्स मेंबर विल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई और नॉट. तमीज से लिखना, आंसर छोड़ो, आंसर टैली के लिए है, हालांकि मैंने मोस्ट ऑफ द आंसर्स को फ्रेम में ही दिया हुआ है. सबसे पहले आएगा रेलिवेंट प्रोविजन, यस, कि एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन इन बिटवीन द एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड मेंबर्स देयर ऑफ, फॉर एग्जांपल जॉइंट वेंचर एंड मेंबर देयर ऑफ, फॉर एग्जांपल क्लब एंड मेंबर देयर ऑफ, will be considered as a supply. And moreover, as per the explanation given in the section, such associations and member thereof
would be deemed as two separate persons. Hence, any of the transaction will be called as a supply in between if for a consideration. If for a consideration, अगर वो consideration के साथ में है तो वैसे करके, ठीक। अच्छा जी, ये मैंने कराई दिया आपको फर्स्ट का 7। आगे आइए, सरवन्ना एंड सन्स विशेस टू स्टार्ट सप्लाइंग अल्कोहलिक लिकर। आईसीआई मेटल क्वेश्चन है ये, मैं फिर से बता दूं, मोस्ट ऑफ द सेक्शन में आईसीआई मेटल आएगा, तो ये अपडेटेड जो आईसीआई मेटेरियल था उससे लिए हुए हैं मैंने, और अपडेटेड आईसीआई मेटेरियल में सारे एमटीपी पास्ट के जितने भी थे, एमटीपी आरटीपी, वो पास्ट एग्जाम वो सब भरे हुए हैं, तो मैक्सिमम इसलिए आपको ये आईसीआई मेटेरियल कम दिख रहा है। सरवन्ना एंड सन्स विशेस टू स्टार्ट सप्लाइंग alcoholic liquor in the state of Tamil Nadu. Therefore, it opens for license to the Tamil Nadu government for selling liquor, for which the state government has charged a specified fee from it. अच्छा जी, वहां की सरकार ने इससे फीस ले ली। Examine whether the grant of alcoholic liquor license by the Tamil Nadu government to Sarvanna and Sons qualify as supply। जो गवर्नमेंट ने लिकर का लाइसेंस दिया है, क्या ये सप्लाई बनेगा कि नहीं बनेगा? गवर्नमेंट ने लिकर का लाइसेंस दिया है और फीस ली है यहां पर कितने रुपए की, जो भी है, ये सप्लाई बनेगा नहीं बनेगा? आवाज नहीं आ रही? नहीं बनेगा, बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ था, है ना। तो लिखेंगे जहां पर न्यू मैजिक ऑफ WG लिकर वाले आ रहा था ना, तो वहां पर हमारा जो ये अपना शेड्यूल 3 भी आ जाता है अपना वहां पर आकर, तो उसमें सेक्शन 7 का भी रेफरेंस आएगा, तो उसमें लिखा हुआ है कि ग्रांटिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द लाइसेंसी will not be termed as a supply। तो ये तो लिख दिया आपने रेलिवेंट प्रोविजन। अब आ जाइए यहां क्वेश्चन के ऊपर। इन द गिवन सिचुएशन, सरवन्ना एंड सन्स जिन्होंने स्टार्ट किया है लिकर शॉप, गॉट द लाइसेंस फ्रॉम द तमिलनाडु गवर्नमेंट फॉर द स्पेसिफाइड फीस, सच अमाउंट वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू GST बिकॉज इट इज नॉट ए सप्लाई इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटेड प्रोविजंस। आप बाबू समझ पा रहे ना कि कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, कैसे लिखना है ना। और मुझे जो फील आ रही वो ये कि हाँ, आज आपको थोड़ा सा दिमाग में तसल्ली आ गई कि हाँ यार, ये मेरे क्वेश्चंस आएंगे और मुझे हर क्वेश्चन का आंसर पता है, ये सबसे मजे की बात है। आगे चलिए जरा। अच्छा, ये तो रीड करने की जरूरत नहीं ना मुझे, रीड करूं इसको भी मैं, ये रीड करूं भाई, बताना जरा। ये कहीं बोलो रीड नहीं किया था जी आपने, आंसर रीड करूं क्या मैं? थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का रेशियो बता दीजिए। तो मान के चलना ना, आपको थ्योरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो बहुत कम आएंगे आपके लिए, न्यूमेरिकल या केस स्टडी, न्यूमेरिकल केस स्टडी तो 90% आएंगे आपके, ऐसे मानो 40% आएंगे आपके केस स्टडी, 45 केस स्टडी, 45% आएंगे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और 10% आएंगे आपके लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो सीधा सीधा सपाट बोल दिया है। ठीक है जी। जी, तो वैसे करके आगे बढ़िए, और आगे चल के फिर हमारा ये छोटे छोटे क्वेश्चंस यहां पर आए, ये छोटे क्वेश्चंस हैं, मामूली से क्वेश्चंस हैं ये, है ना। कैसे क्वेश्चंस हैं ये? मामूली से। मुझे ऐसे करवा रहे तो कोई ढंग का करवाओ ना, कुछ मामूली छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटे क्वेश्चंस। यहां ये इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th, examine whether the following activities would amount to supply under section 7 of the CGST Act। जहां पर लगे कि भाई अब हम कर लेंगे, मुझे बता दीजिएगा, वरना मैं करवाता ही रहूंगा आपको, ठीक है, जब तक चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा। सिलेक्टा मैन्युफैक्चरर्स जो हैं हैव अ फैक्ट्री इन दिल्ली एंड अ डिपो इन मुंबई। अच्छा, दिल्ली में एक फैक्ट्री है और यहां मुंबई में डिपो है। बोथ दीज एस्टैब्लिशमेंट आर रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्टिव स्टेट, दोनों अलग अलग स्टेट में है। इतना पढ़ने से आपके दिमाग में कुछ बत्ती जली? क्या बत्ती जली बताइए? डीम्ड डिस्ट्रिक्ट की बत्ती जल गई, यही तो चाहिए। अच्छा जी। फिनिश्ड गुड्स आर सेंट फ्रॉम फैक्ट्री इन दिल्ली टू मुंबई डिपो विदाउट कंसिडरेशन सो दैट द सेम कैन बी सोल्ड। बताइए इसका क्या सीन है? तो उसमें लिखेंगे रेलिवेंट प्रोविजन में क्या आएगा भाई, एज पर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 रेड विद शेड्यूल नंबर 1, एनी ऑफ द ट्रांजेक्शन इन बिटवीन द डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन विदाउट कंसिडरेशन वुड बी कंसिडर्ड एज ए सप्लाई। पहली बात तो ये आएगी। दूसरा, डीम्ड डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन भी आपको लिखनी पड़ेगी, हालांकि उसकी डेफिनेशन नहीं है, वो सेक्शन 25 आता है दरअसल,
वो अभी पढ़ा नहीं है, आपने आगे चल के पढ़ोगे, मुझे तो शुरू में बताना पड़ गया डीम्ड डिस्ट्रिक्ट क्या है, लेकिन सेक्शन 25 में लिखा हुआ है, ये वहां देखेंगे, लिखेंगे, पढ़ा मिलेगा। तो अगर नहीं सेक्शन याद तो कोई बात नहीं। एज पर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, व्हाट इज डीम्ड डिस्टिंक्ट? कि सिंगल पेन पर टू एस्टैब्लिशमेंट इन डिफरेंट स्टेट, जिसके बीच में बॉर्डर बीच में आ रहा है, इट शैल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड डिस्टिंक्ट टू वन एंड अनदर, एक दूसरे के लिए उनको यहां पर डीम्ड डिस्टिंक्ट माना जाएगा। अब यहां आइए एनालिसिस एंड कंक्लूजन के अंदर आकर। इन द गिवन क्वेश्चन, Selecta manufacturers have factory in Delhi and depot in Mumbai. So first of all, these two establishment will be called as deemed distinct person, and in the light of section 7 subsection 1 and read with schedule number 2, any of the stock transfer which is going on in the situation will be considered as a supply even if it is without consideration. ऐसे करके आप इसका आंसर यहां पर लिख दोगे ना? यस सर, लिख देंगे जी। आगे चलिए, जरा आगे चलिए। रमन एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इन चेन्नई हैज हिज ब्रदर हु इज सेटल्ड इन बैंड लंदन। अच्छा, भाई लंदन में सेटल्ड है, is a well-known lawyer. Raman has taken legal advice for him free of cost with regard to his family dispute. सबसे पहले मुझे बताइए रेलिवेंट प्रोविजन कौन सा आना है इसके अंदर, जवाब दीजिए तो मैं आगे बढ़ूंगा। इसमें रेलिवेंट प्रोविजन कौन सा आएगा बताइए, बोलो रे, कौन सा? रिलेटेड पार्टी वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला। तो लिखेंगे एज पर सेक्शन नंबर 7, मैं कह रहा हूं 3 मैंने 2 मैंने लिख दिए, 3 तुम लिखो, उसके बाद तुम बोलोगे भाई ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये बढ़ा दोगे तुम उनको, मैं बता रहा हूं, देख लेना तुम, और सारे के सारे स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन हैं ये। बोलोगे एज पर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 रेड विद शेड्यूल नंबर 1 वेयर देयर इज एन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी फॉर द बिजनेस पर्पज ओनली, देन इट विल बी कॉल्ड as a supply of services. अब लिखेंगे एनालिसिस एंड कंक्लूजन इन द गिवन सिचुएशन। अच्छा, एक और डेफिनेशन आएगी इसमें, फैमिली की आएगी। फैमिली की में वही पुरानी जो मैंने लिखी थी, हम दो हमारे दो, स्पाउस एंड किड्स इन ऑल द कंडीशंस एंड ऑल द सिचुएशंस, एंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर एटसेट्रा, इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द पर्सन, देन द पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड रिलेटेड पार्टी ऑल्सो इंक्लूड्स फैमिली मेंबर्स। ऐसे करके हमारी बात वहां पर आ जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब मालिक इसमें आगे क्या आगे आएगा साहब अपना हाँ ये आ गया, और ठीक है, एनालिसिस एंड कंक्लूजन के अंदर लिखेंगे उसके अंदर आकर हम कि इसमें ब्रदर जो कि सेटल्ड है, सेटल्ड है लंदन में, तो ये कैसा है? इंडिपेंडेंट भाई है। सिंस द ब्रदर ऑफ मिस्टर रमन इज सेटल्ड इन लंदन and that is independent from Mr. Raman and hence not become the part of the family, and accordingly it will not be a related party transaction में फॉल नहीं करेगा। तो भले ही अब बिजनेस पर्पज के लिए क्यों ना हो, क्योंकि मैं सारी कंडीशन पूरी चाहिए ना, फ्री में हो, रिलेटेड पार्टी से हो और बिजनेस के लिए हो, तो रिलेटेड पार्टी ही नहीं है तो फिर आगे मुझे कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेंस इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस में फॉल नहीं करके चलेगा। एक पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन को बोलने की जरूरत नहीं कि क्या है क्या नहीं है, मुझे 3 पूरी करनी थी, 1 टूट गई तो बाकी 2 को देखने की जरूरत ही नहीं मुझे। अब चाहे पूरी भले ही पूरी हो जाए फिर भी क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। बच्चे की आवाज आने शुरू हो गई होगी बहुत कि सर अब हम कर लेंगे, अब हम कर लेंगे। नहीं नहीं, जब तक सबकी आवाज नहीं आएगी मैं कैसे मान लूं भाई, जब तक सब नहीं बोलेंगे मैं करवाता रहूंगा, मुझे क्या दिक्कत है, सारे करवाऊंगा मैं तो। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस है, वहां इतना और बता दीजिएगा, ये भी पढ़ूं क्या मैंने सारा। अब ये तो दिख रहा होगा ना आपको कि इस क्वेश्चंस का आंसर अरेंज करने में कितनी मेहनत लगी होगी, कि हर क्वेश्चन को उसी फ्रेम में रखा है मैंने आपके लिए जिस फ्रेम में आपको लिख कर आना है एग्जाम के अंदर। रेलिवेंट प्रोविजन एंड कंक्लूजन। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज बाय रामलाल बट नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेसेस। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस दिए बाई मिस्टर रामलाल, लेकिन वो बिजनेस में नहीं है, तो भाई फिर तो बात खत्म हो जाएगी वहां पर आकर। वैसे करके कर लेंगे सर, कर लेंगे। चलो ठीक है, कर लोगे तो ठीक है। तो ये करने हैं, एक मैं देख लूं कोई ज्यादा ढंका सा हो तो वो कर दूं मैं। ईयर करा रहा हूं बस लास्ट, इसके बाद नहीं कराऊंगा, ठीक है। लास्ट वाला आईटीओ पर समक्ष लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद फिर हम
कुछ और करेंगे। साहब सेल्स, ये भी आईसीआई मेंटल क्वेश्चन है ये, और ये ऐसा क्वेश्चन है बेशरम बेहया क्वेश्चन है ये हर जगह मिलेगा आपको, ये वाला क्वेश्चन हर जगह है। साहब सेल्स एन एयर कंडीशनर डीलर इन जनकपुरी। अच्छा जी, जनकपुरी में एक डीलर है दिल्ली में, नीड्स 4 एयर कंडीशनर्स फॉर हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन सफदरजंग एनक्लेव। ध्यान दीजिए, ये इसका यहां पर बिजनेस है, एसी में ये डील करता है। समझदार बच्चे वो होते हैं जो इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा शॉर्ट हैंड में लिख लेते हैं, रफली। आप भी अपनी आंसर शीट जो मिलेगी ना आपको, उसमें एक रफ पेज बनाइएगा जरूर, ताकि आपको किल काटी कर सको, आप वहां पर आकर अपने मन के भाव उस पर लिख सको आप। तो उसे अपना एक नया घर बनाया है, होम बनाया है, और उसके लिए इसे चाहिए यहां पर एयर कंडीशनर 4 चाहिए। तो वो क्या करता है, हाँ जी, देयरफॉर ही ट्रांसफर 4 एयर कंडीशनर्स ऑन विच आईटीसी हैज ऑलरेडी बीन अवेल्ड बाई इट, जिस पर आईटीसी ऑलरेडी यहां पर लेकर बैठा हुआ था फ्रॉम स्टॉक फॉर द सेड पर्पस। एग्जामिन वेदर द सेड एक्टिविटी अमाउंट्स टू सप्लाई ऑफ सर्विस और नॉट। ये सप्लाई बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए जरा, अभी पहले आंसर दीजिए मुझे। अपने शोरूम से घर के लिए उसने ये 4 एसी भेज दिए जिनके रिस्पेक्ट में आईटीसी लेकर बैठा था। क्या ये आपका सप्लाई बनेगा या नहीं बनेगा? ओ भाई साहब, जी हाँ सर, बोलो रे, बता दिया करो ना मुझे, बन जाएगा ना? कौन सी वाली क्लॉज में फॉल करेगा? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच आईटीसी हैज ऑलरेडी बीन अवेल्ड, ये आ जाएगा रेलिवेंट प्रोविजन। इसी को ध्यान में रखते हुए इसमें भी ये भी आपका सप्लाई बना दिया जाएगा। आज मजा आपका अलग लेवल का है, ये मैं जानता हूं आपसे। फर्दर एक और इसका दूसरा पार्ट सुनिए। फर्दर अ जनकपुरी रेजिडेंस मिस्टर आकाश अप्रोच करता है साहब सेल को। ही सोल्ड एन एयर कंडीशनड टू साहब सेल्स। कोई यहां पर रेजिडेंस है, रहने वाला जनकपुरी का ही है, और इसको बेच रहा है साहब सेल्स को, टू साहब सेल्स फॉर 5,000 रुपीज। आकाश हैड बॉट द एयर कंडीशनर 6 months बिफोर फॉर हिज रेजिडेंस। ये कोई पुराना एसी लेकर आया था, इसने अपना यूज किया, और यूज करने के बाद अपना एसी एक लोकल के पड़ोसी ने 5,000 में इसको बेच दिया है। क्या यह घटना सप्लाई बनेगी कि नहीं बनेगी? यस और नो? नहीं। जो रेजिडेंट है वो उसका बिजनेस नहीं है, बी यहां पर फुलफिल नहीं होता है, तो इसमें लीगल रेलिवेंट प्रोविजन क्या आएगा? फॉर बीइंग अ सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज पेड फॉर ए कंसिडरेशन है, तो उसमें बिजनेस होना चाहिए और वो एक एक्टिविटी होनी चाहिए। तो मैंने माना कि यहां पर एक्टिविटी है, मैंने माना कि यहां कंसिडरेशन भी है, पर यहां बिजनेस नहीं है, हैंस इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई इन द हैंड्स ऑफ द रेजिडेंस जो उसके यहां पर निकल के आ रहा है। ठीक, तो चलो मालिक, बाकी मैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है, इसके बाद नहीं कराऊंगा, लास्ट बोलूंगा, अभी बस आंसर दे दो क्या है। अ टेम्पल ऑफ, क्योंकि बड़े बड़े से दिख रहे हैं ना क्वेश्चन। अ टेम्पल ऑफ, आप पूछते थे ना कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हम आंसर कर पाएंगे। मैं बस आपसे यही कहता था, बेटा बस समझ ले एक बार, मुझे मौका दे थोड़ा तेरे दिमाग में कंसेप्ट्स डालने का। द टेम्पल ऑफ एंसेस्ट्रल ट्यूटलरी डेटी ऑफ मिस्टर अमन गोयल एंड हिज फैमिली इज लोकेटेड एट बेरे हरियाणा। मतलब मोटी बात यह है कि ये मिस्टर अमन है, इनका अपना एक गांव है, और गांव में देवी का एक मंदिर है। हर गांव में देवी को पूजा जाता है ना, देवी का मंदिर होता है। मेरे गांव में भी देवी का मंदिर है, मैं भी जाता हूं होली दिवाली पर वहां पर जल चढ़ाने के लिए। द टेम्पल इज रन बाई अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। द फैमिली हैज गॉट अनशेकेबल फेथ, मतलब पूरा ना भाई, पूरा भरोसा है, बोलते हैं साक्षात भगवान बैठे हुए हैं, साक्षात भगवान। अनशेकेबल फेथ इन देयर एंसेस्ट्रल ट्यूटलरी डेटी। Mr. Aman is a big entrepreneur, having flourishing business of tiles in Gurgaon. Tiles का बड़ा बिजनेस है इसका, अमन का। Upon the birth of their first child, पहला बेबी हुआ उसके, he donated 10 लाख रुपए to the said temple for construction of a sitting hall in the temple. अब आपको पिक्चर क्लियर होगी। अब अच्छा बेटा जा कहां रहा है तू, है ना, कहां जा रहा है बताइए क्वेश्चन ये। On the main floor, on the sitting hall के मेन फ्लोर को पत्थर लगवाया है। अ नेम प्लेट वॉज प्लेस्ड स्टेटिंग
डोनेटेड बाय मिस्टर अमन गोयल अपॉन बर्थ ऑफ हिज फर्स्ट चाइल्ड, ये लिखवा दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द लेविएबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन द डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर अमन गोयल। हाँ नाम जवाब दीजिए, जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज देयर इज नो कमर्शियल गेन इन दिस सिचुएशन। इंडिविजुअल नाम से इंडिविजुअल डोनेशन है, तो यहां पर अपना जीएसटी नहीं आएगा। इट इज अ सर्कुलर, इसमें लिखेंगे एज पर द सर्कुलर इश्यूड बाय, क्योंकि आपको पता है ना कि ये सर्कुलर में से है, लेकिन सर्कुलर नंबर आपको याद नहीं है ना, याद हो सकते हैं सर्कुलर नंबर आपको। तो एज पर द सर्कुलर इश्यूड बाय सीबीआईसी, उसके मुताबिक ये इसका ट्रीटमेंट यहां पर दे दिया जाएगा। ये हालांकि सर्कुलर नंबर ये वाला है, पर आपको ये सर्कुलर नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही याद करने की जरूरत है। मेरे बच्चा अब बता, क्या मेरा सप्लाई चैप्टर कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ?